हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी समाजशास्त्र की असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की कक्षा में। इंटरव्यू 11 तारीख से प्रारंभ हो चुके हैं वर्ष 2022 के, और अभी तक आपने अलग अलग वीडियोस में जिन स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दे दिया है, आपने उनके प्रश्न सुन लिए होंगे। जितने भी वीडियो सामने आए हैं, तो कंटेस्टेंट्स एस्पिरेंट्स बाहर निकल करके बता रहे हैं, उससे एक बात क्लियर हो रही है कि जो पीएचडी होल्डर्स हैं या पीएचडी कर रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं पीएचडी को लेकर के प्रश्न ज़्यादा किए जा रहे हैं। इसके अलावा समाजशास्त्र के जो प्रश्न हैं, वो समाजशास्त्र के प्रश्न समाजशास्त्रीय अवधारणाओं से किए जा रहे हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जा रहा है। यानी समाजशास्त्रीय अवधारणाएं जिसमें आप समझा सकें बेहतर तरीके से, बहुत ज़्यादा लंबा उत्तर नहीं दें और ठीक तरीके से उसका उत्तर दे दें। जो समाजशास्त्रीय अवधारणाएं हैं, जो सतही तौर पर आपसे पूछने में आ रहा है अलग अलग अवधारणाओं की, तो वो आपको तैयार कर लेना है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका सिलेबस क्या था क्या नहीं है वो सब छोड़िए, और आपको प्रमुख रूप से समाजशास्त्रीय अवधारणाएं देख लेनी है, जिनका भी इंटरव्यू बचा हुआ है। आज का जो वीडियो है, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे, जो जैसा कि अलग अलग वीडियोस में जो कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए। तो कुछ प्रश्न जो मुझे याद रहे उसको लेकर के हम देखते हैं। जैसे प्रश्न पूछा गया था कि समाज किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर, समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था होती है मैकआवर पेस के अनुसार, जिसमें आ, कई मानव समूह या दो से अधिक व्यक्ति आपस में उनका संपर्क होता है, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया होती है, और अंतःक्रिया से सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है, और इसी सामाजिक संबंधों की जो व्यवस्था है उसे क्या बोलते हैं, समाज कहते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कई समाजशास्त्री जैसे जॉनसन, एंथोनी गिडेंस वगैरह, इन्होंने समाजशास्त्र को मूर्त भी माना है, और मानव संबंधों के अलावा मानव समूह के रूप में भी ये समाज को देखते हैं। यानी समाज वैसे अमूर्त है, लेकिन कुछ आधुनिक समाजशास्त्री समाज को मूर्त मान के भी चलते हैं। ऐसा आप जवाब दे देंगे। दूसरा, ये भी पूछा गया है किसी से, क्रिया, सामाजिक क्रिया एवं अंतः क्रिया। तो देखिए, क्रिया क्रिया से तात्पर्य कुछ भी करना, क्रिया या एक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं ये हाथ उठा रहा हूँ, ये भी एक क्रिया है। तो क्रिया से तात्पर्य क्या है, कुछ भी करना क्रिया कहलाता है। सामाजिक क्रिया समाज के संदर्भ में होती है, और वो अर्थपूर्ण होती है। जैसे आपसे इंटरव्यू का प्रश्न पूछा जा रहा है और आप उसका जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए उपस्थित हुए हैं, ये सामाजिक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो सामाजिक क्रिया कैसी होती है, समाज के संदर्भ में होती है, और है उसका कोई ना कोई अर्थ आवश्यक होता है, अर्थपूर्ण होती है। अंतःक्रिया अंतःक्रिया के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, दो व्यक्ति जिनमें संपर्क होता है, संपर्क के साथ साथ संचार होता है, और संचार के बाद पारस्परिक जागरूकता होती है। यानी वो एक दूसरे की कही हुई बातों को समझ जाते हैं, और जब वो समझ जाते हैं तो अंतःक्रिया संपन्न हो जाती है। आप उनको उदाहरण दे सकते हैं कि सर, जिस प्रकार आप हमसे बैठ कर के यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मेरे और आपके बीच जो प्रश्न उत्तर चल रहा है, ये अंतःक्रिया का उदाहरण है। जबकि जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर आए हुए हैं, ये पूरी तरीके से सामाजिक क्रिया का एक उदाहरण है। क्या परिवार को एक संस्था कह सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा कि हाँ सर, परिवार को एक संस्था कहा जा सकता है। आपसे काउंटर किया जा सकता है, तो क्या परिवार समिति नहीं है? तो आपका जवाब क्या होगा कि सर, परिवार समिति एवं संस्था दोनों ही रूपों में है। समिति के रूप में
परिवार की जो संरचना है, उसके जो सदस्य हैं, उस रूप में हम परिवार को देखते हैं। लेकिन परिवार का संस्थात्मक रूप ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी परिवार के जो नियम कानून होते हैं, उसकी प्रथाएं परंपराएं होती हैं, उसके जो मूल्य आदर्श पैमाने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए परिवार को संस्था अधिक कहा जाता है। संस्था के रूप में परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। तो परिवार एक संस्था। वैसे आपसे यदि बोला जाए कि संस्था क्या होती है, ठीक है, यदि आपसे पूछ सकते हैं कि भाई संस्था क्या होती है, तो आप बताइए कि संस्था नियम कानूनों की क्या होती है, एक व्यवस्था होती है। नेक्स्ट, के समिति एवं संस्था में क्या अंतर है? समिति एवं संस्था में क्या अंतर है? तो आपका जवाब होगा कि समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझ करके बनाया जाता है, इसे समिति कहते हैं। और जब इस समिति में नियम कानूनों का उद्भव हो जाता है तो ये माना जाता है कि संस्था आ चुकी है। यानी संस्था क्या है? संस्था केवल और केवल नियम कानूनों का संग्रह है। तो कोई भी समिति अपने आप में केवल एक समिति नहीं होती है, बल्कि उसमें संस्थात्मक रूप भी होता है। जैसे कोई एक विद्यालय है, तो विद्यालय में विद्यालय का जो भवन है, उसके जो शिक्षक गण है, छात्र हैं, ये इसका समिति स्वरूप है। लेकिन जो विद्यालय की कार्य प्रणाली है, उसके नियम कानून, परीक्षा व्यवस्था, ये सब उसका संस्थात्मक रूप है। तो समिति और संस्था में अंतर बता देंगे आप। सामाजिक समूह क्या होता है? ठीक, तो सामाजिक समूह कि सर, सामाजिक समूह व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह है जो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपस में एकत्रित हो जाते हैं और आपस में इनमें सहयोग और हम की भावना भी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? सामाजिक समूह बोलते हैं। और ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों समूहों में मिलता है। आपसे प्राथमिक और द्वितीयक दोनों समूह भी पूछ सकते हैं। तो सामाजिक समूह में आपको बता देना है कि व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह जिनमें क्या है? आपसी सहयोग है, कोई सामान्य उद्देश्य है। यदि आपसे पूछा जाता है कि क्या परिवार एक समूह है, तो आपका जवाब होगा कि परिवार समूह है, सामान्य रूप से वो समूह है। समिति है तो विशिष्ट रूप से परिवार क्या है? समिति है। संस्था है, संस्था है। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते समाजशास्त्र में कि एक कोई भी अवधारणा किसी एक से जुड़ती है तो वो क्या दूसरे से नहीं जुड़ेगी। कोई भी एक अवधारणा एक साथ अलग अलग विभिन्न अवधारणाओं के साथ जुड़ सकती है। जैसे परिवार को समूह भी कह सकते हैं, समिति भी कहते हैं, संस्था भी कह सकते हैं। समिति और समुदाय में क्या अंतर है? तो आप बताएंगे कि सर, समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इनमें आपस में संबंध कैसे होते हैं? औपचारिक संबंध होते हैं, लिखित संबंध भी हो सकते हैं। आधुनिक समाज में समितियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जबकि समुदाय कैसा होता है? समुदाय स्वतः निर्मित होता है। समुदाय का एक निश्चित क्षेत्र होता है और समुदाय के उद्देश्य कैसे होते हैं? सामान्य होते हैं। यहाँ पर संबंध अनौपचारिक संबंध ज़्यादा होते हैं। ये समुदाय है। आप उदाहरण दे सकते हैं कि गांव नगर समुदाय का उदाहरण है, जबकि विद्यालय या कोई भी बैंक ये समिति का उदाहरण है। तो देखिए, जब आप अंतर बताएंगे तो अंतर आपको टू द पॉइंट बताना है। ठीक है ना? अंतर कैसा बताना है आपको? बिल्कुल टू द पॉइंट बताते हुए चलिए। जब भी आप अंतर बताएंगे तो गिरी हालत में 2 से 3 अंतर कम से कम आप उनको समझा दें। प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न ग्रामीण और नगरीय समुदाय को लेकर के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछने में आ रहे हैं। तो ग्रामीण समुदाय आप पढ़ लीजिए ज्यादा अच्छे से। तो ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में क्या अंतर है? बोर्ड में कोई मैडम बैठी हुई है, उन्होंने किसी कंटेस्टेंट से, किसी एस्पिरेंट से बोला भी था कि आप कोई 5 अंतर बताइए ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में। तो ये अंतर आप थोड़ा सा देख के चले जाइए कि सबसे पहली बात,
ग्राम जो है वहाँ कृषि एक मुख्य व्यवसाय है, जबकि नगरीय समुदाय में क्या है, गैर कृषि व्यवस्था होती है। ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं अधिकांशतः, जबकि नगरीय क्षेत्रों में कैसे मिलेंगे आपको, नाभिकीय परिवारों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। ग्रामीण समुदाय में प्राथमिक संबंध, आमने सामने के संबंध ज़्यादा होते हैं। नगरीय समुदाय में द्वितीयक संबंधों की बहुतायत होती है। ग्रामीण समुदाय में जाति व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर होती है, जाति व्यवस्था का प्रभाव ज़्यादा मिलेगा, जबकि नगरीय समुदाय में जाति की अपेक्षा वर्ग का प्रभाव ज़्यादा मिलने वाला है। ग्रामीण समुदाय प्रथा, परंपरा, आदर्श मूल्य, विचार, धर्म इनसे जुड़ा हुआ रहता है, जबकि नगरीय समुदाय क्या है, ये कानून व्यवस्था के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के अंतर आपको ग्रामीण और नगरीय समुदाय के जो बहुत वैसे देखा जाए तो ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर बहुत सारे हैं, लेकिन अंतर आपको महत्वपूर्ण अंतर 4-5 अंतर वहां पर बता देना है। गांव एवं नगर में परिवार कैसे मिलते हैं, ये भी पूछा गया था किसी से। तो पूछने का तात्पर्य था कि गांव में परिवार का स्वरूप कैसा होता है, नगर में कैसा होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार का स्वरूप कैसा होता है, संयुक्त परिवार होता है। नगरीय क्षेत्रों में परिवार का स्वरूप कैसा होता है, नाभिकीय परिवार होता है। फिर काउंटर प्रश्न भी किया गया था उस विद्यार्थी से कि संयुक्त परिवार और नाभिकीय परिवार में क्या अंतर है। तो ये अंतर आप सभी को पता होगा कि संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें एक ही छत के नीचे सामान्यतः कम से कम 3 पीढ़ियों के लोग रहते हैं। 3 पीढ़ियों से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 पीढ़ियों के लोग रहते हैं और सामान्यतः ये एक ही छत के नीचे निवास करते हैं। इनकी रसोई भी लगभग एक जैसी होती है और परिवार में एक मुख्य व्यक्ति होता है जिसे कर्ता कहा जाता है, जो परिवार का प्रमुख होता है। उसके आदेश का पालन सभी लोग करते हैं। प्रॉपर्टी कैसे होती है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी यानी संयुक्त संपत्ति होती है। जबकि नाभिकीय परिवार क्या है, तो नाभिकीय परिवार नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा मिलते हैं। आधुनिक समाज में नाभिकीय परिवार बढ़ चुका है और नाभिकीय परिवार में अधिकांशतः पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, या हो सकता है कि बच्चे विवाहित भी हो जाएं, लेकिन नाभिकीय परिवार की जो परिभाषा है, पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे साथ में रहते हैं, ये नाभिकीय परिवार कहलाता है। यहाँ पर स्वतंत्रता ज़्यादा होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। बच्चों को निर्णय, कोई भी निर्णय होता है उस निर्णय में बच्चों की, महिलाओं की जो भागीदारी होती है वो बराबर की होती है। ये कोऑपरेटिव सिस्टम यानी कि सहकारी व्यवस्था पर नाभिकीय परिवार चलता है। पश्चिमीकरण एवं संस्कृतिकरण में क्या अंतर है, ठीक है। तो पश्चिमीकरण के बारे में आपको बताना है कि सर पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है, एम एन श्रीनिवास, पश्चिमीकरण संस्कृतिकरण दोनों की अवधारणा एम एन श्रीनिवास ने दी है। पश्चिमीकरण में पश्चिम यानी कि अमेरिका, यूरोप, जो पश्चिम में देश स्थित हैं, इनकी संस्कृति की नकल पूर्वी देशों के द्वारा, जैसे भारत के द्वारा की जाती है। जैसे उनकी तरह कपड़े पहन लेना, उन्हीं की तरह खान पान, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खा लेना, उनकी तरह भाषा का प्रयोग कर लेना। तो ये केवल और केवल नकल की अवधारणा है जो पश्चिम के देशों की नकल की जाती है। जबकि संस्कृतिकरण क्या है, ये पूरी तरह से एक भारतीय अवधारणा है जो भारत में जाति व्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिलती है, जिसमें निम्न जातियों के सदस्य उच्च जातियों की जो जीवन शैली होती है इसको लंबे समय तक अपनाते रहते हैं, जैसे कि उनके साथ उन्हीं के जैसा रहन सहन, उन्हीं के जैसा खान पान, उन्हीं के जैसा व्रत त्यौहार, और कुछ लंबे समय के बाद स्वयं को उस उच्च जाति में घोषित कर देते हैं। ये अवधारणा संस्कृतिकरण की होती है जो केवल भारत में जाति व्यवस्था में मिलती है। फिर अभी जो चल रहा है उसमें भारतीय समाजशास्त्रियों के बारे में ज्यादा पूछने में आ रहा है।
तो आप थोड़ा भारतीय समाजशास्त्रियों को लेकर के थोड़ा जागरूक हो जाइए और भारतीय समाजशास्त्री अच्छे से तैयार कर लीजिए। एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा राधा कमल मुखर्जी वगैरह, या जी.एस. घुरिये जिन्होंने जाति व्यवस्था का अध्ययन किया था, जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था। तो ये सब सारी चीजें आपको देख लेना है। तो जैसे श्रीनिवास के बारे में पूछ सकते हैं कि श्रीनिवास पूछा भी गया है कि श्रीनिवास ने कौन कौन सी अवधारणाएं दी हैं। तो श्रीनिवास की अवधारणाएं क्लियर कट है कि श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की भी अवधारणा दी थी, जिसका पहला नाम ब्राह्मणीकरण था। यह भी पूछा गया है कि पश्चिमीकरण संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है, संस्कृतिकरण की अवधारणा का नाम क्या था पहले, तो ब्राह्मणीकरण था उसका नाम। बाद में श्रीनिवास ने यह देखा कि ब्राह्मणों के अलावा और भी उच्च जातियों की जीवन शैली का प्रयोग, जीवन शैली का अनुकरण दूसरी जाति के लोग, निम्न जाति के लोग कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणीकरण नाम उसका हटा दिया और इस अवधारणा का नाम क्या रखा, संस्कृतिकरण रख दिया। ठीक है। यह भी पूछा गया था कि श्रीनिवास ने कहाँ का अध्ययन किया था, कौन सी बुक थी। तो एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, ठीक है, इनके बारे में, जी.एस. घुरिये, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक। तो श्रीनिवास का संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभु जाति। प्रभु जाति क्या होती है? ठीक है, प्रभु जाति ऐसी जाति होती है जो किसी एक निश्चित क्षेत्र में, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिसका राजनीतिक पहुंच बहुत ज्यादा होती है, और वो जमीन के अधिकांशतः जमीनों के मालिक होते हैं, ऐसी जाति क्या कहलाती है? प्रभु जाति कहलाती है। दुर्कीम ने धर्म का सिद्धांत किस बुक में दिया है, यह भी पूछा गया था। तो बुक का नाम क्या है? एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, धर्म का प्रारंभिक तरीका, ठीक है, प्रारंभिक स्वरूप। तो दुर्खीम, हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि दुर्खीम धर्म के बारे में क्या बोलते हैं। तो बुक का नाम तो जैसे मैंने आपको बताया, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। तो दुर्खीम ने धर्म का कारण क्या बताया है? समाज के धर्म का निर्माण, धर्म का जन्म, उसका जन्मदाता कौन है? समाज। समाज ही असली देवता है। समाज ने ही जितने भी धर्म को लेकर के कर्मकांड है, उन सभी का निर्माण किया है। स्वर्ग और नर्क कुछ और नहीं है, क्या है? दुर्खीम बोलते हैं कि समाज के द्वारा एक महिमा मंडित साम्राज्य है, जिसमें समाज ने बोल दिया कि ये स्वर्ग है और ये नर्क है। और धर्म के अंतर्गत क्या किया गया है? समाज के द्वारा पवित्र और अपवित्र वस्तुओं का विभाजन कर दिया गया है। और पवित्र वस्तुओं का संबंध समाज ने किसके साथ कर दिया है? धर्म के साथ कर दिया है। ठीक है। तो धर्म के पीछे उत्तरदायी कौन है? समाज। दुर्खीम का आपको हमेशा ध्यान रखना है, हर एक अवधारणा दुर्खीम की, उसके पीछे वो उत्तरदायी केवल और केवल किसे मानते हैं? समाज को मानते हैं। वेबर ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं? मार्क्स ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं? देखिए, जितने भी पश्चिमी जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, उसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण थिंकर्स हैं, कम से कम 10 थिंकर, उनकी आपको अवधारणाएं अच्छे से देख लेनी है कि क्या क्या दी हैं। ये पूछा गया था वेबर के बारे में कि मैक्स वेबर ने कौन कौन सी अवधारणाएं दी हैं। तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही की अवधारणा दी है, सत्ता की अवधारणा दी है, सत्ता के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। इसके अलावा मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा दी है, इसको लेकर के पहले वीडियो में डिस्कस हो चुका है। धर्म को लेकर के वेबर ने बोला है, जैसे दुर्खीम के धर्म के बारे में आपसे पूछा, ऐसा हो सकता है वेबर के बारे में पूछ लें। तो आपको बता देना है कि मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट एथिक्स को पूंजीवाद के लिए उत्तरदायी माना है यूरोप में, कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म है वो यूरोप में पूंजीवाद के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा सामाजिक पद्धति शास्त्र में वेबर ने आदर्श पैमाने की भी चर्चा की है। तो ये सब वेबर, मार्क्स के बहुत सारे सिद्धांत हैं। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा दी है, ऐतिहासिक भौतिकवाद, अलगाव की अवधारणा दी है, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा दी है, अधोसंरचना, अधिसंरचना, समाजवाद, वर्ग संघर्ष, ये जितनी भी अवधारणाएं हैं सब मार्क्स की हैं। कौन सी अवधारणा क्या है ये आपको पता होना चाहिए।
समिति एवं समुदाय में अंतर हमने देख लिया है। सामाजिक संबंध क्या होते हैं ये भी पूछा गया है। तो सामाजिक संबंध क्या है, तो आपको बताना है कि व्यक्तियों का जो समूह है या व्यक्तियों का जो संग्रह है, तो कम से कम 2 व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 2 व्यक्ति जिनका आपस में संपर्क हो, संपर्क चाहे प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, संपर्क होने के बाद जब उनमें संचार होता है, संचार भाषा के रूप में हो सकता है या किसी भी तरीके से हो सकता है, संचार है। संचार के उपरांत वो एक दूसरे के संचार को भली भांति समझ जाते हैं, यानी पारस्परिक जागरूकता। और जब वो एक दूसरे के संचार को समझ जाते हैं और प्रत्युत्तर देते हैं, तो उनमें सामाजिक संबंध का निर्माण होता है। सामाजिक संबंध कैसा भी हो सकता है, सकारात्मक या नकारात्मक। तो जो सामाजिक संबंध है उसकी जो आपको पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी समझाना है कि कम से कम 2 व्यक्ति, उनमें संपर्क, संपर्क के बाद संचार, संचार के बाद पारस्परिक जागरूकता, पारस्परिक जागरूकता के बाद अंतःक्रिया, और जैसे ही अंतःक्रिया संपन्न होती है सामाजिक संबंध का निर्माण हो जाता है। यह भी पूछा गया है कि सामाजिक संबंधों की चर्चा सबसे ज्यादा किसने की है, तो मैकआवर पेज ने सामाजिक संबंधों की चर्चा सबसे ज्यादा की है। जजमानी व्यवस्था क्या है, तो जजमानी व्यवस्था घुरिये ने इसकी चर्चा की है, मैकमेरेट ने इसकी चर्चा करी है, ठीक है, लुइस बैली ने भी इसकी चर्चा करी है। तो जजमानी व्यवस्था क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग जातियों के बीच, विभिन्न जातियों के बीच पारस्परिक सहयोग और पारस्परिक आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग की एक व्यवस्था है, जिसमें क्या है, अलग अलग जातियों के जो लोग हैं वो उनका जो परंपरागत व्यवसाय है, जो उनकी जाति के साथ जुड़ा हुआ व्यवसाय है, वो अपनी सेवाएं दूसरी जातियों को प्रदान करते हैं और बदले में क्या होता है, उनको किसी भी रूप में प्रतिफल की प्राप्ति होती है। ये प्रतिफल आर्थिक भी हो सकता है या किसी भी रूप में हो सकता है, और जिस जाति को ये अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं वो जजमान कहलाता है, ठीक है। तो ये जजमानी व्यवस्था है। जजमानी व्यवस्था के बारे में आप अच्छे से पढ़ लें, कौन से गांव का अध्ययन है, क्या है, ऑस्कर लेविस वगैरह सब उसमें आ जाते हैं, डेविड मेंडलबम वगैरह, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। गांव एवं नगर में जाति में क्या अंतर आ जाता है, तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाति व्यवस्था कैसी है, अपने परंपरागत रूप में है। जातिगत भेदभाव देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, विशेष रूप से उत्तर भारत में। विवाह अपनी ही जाति के अंतर्गत होगा। सभी लोग जाति के नियमों का स्वतः पालन करते हैं। यदि कोई जाति के नियमों का उल्लंघन कर देता है तो जो उस गांव की पंचायत होती है, उस गांव की पंचायत के द्वारा उसे दंडित किया जाता है। ये पंचायत तय करेगी कि उसे दंड कैसा मिलेगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाति व्यवस्था का प्रभाव बहुत ज्यादा है। नगर में जाति व्यवस्था का प्रभाव शून्य के बराबर देखने को मिलेगा। जातिगत संगठन बने हुए हैं नगरीय क्षेत्रों में, जो अपनी जाति के लोगों के सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करते रहते हैं। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव, छुआछूत, इस प्रकार के भाव देखने को नहीं मिलते, जिसके पीछे शिक्षा व्यवस्था भी एक कारण है और साथ ही साथ लॉ एनफोर्समेंट भी उसका एक कारण होता है। यानी नगर में जाति व्यवस्था का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, उसकी जगह वर्ग का प्रभाव नगर में ज्यादा होता है। तो ये इतने कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे याद थे, तो मैंने आपको बता दिए। इंटरव्यू में ज्यादा समय आपके बचा नहीं है, तो जो भी लोग बचे हुए हैं वो बेहतर तरीके से तैयारी करें, ठीक। अभी सोशलॉजी का जो रिटर्न एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आने वाला है, तो जैसे ही वो रिजल्ट आ जाएगा उसके इंटरव्यू का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो वो लोग भी अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। कुछ और आती है आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो सभी को एक बार फिर से पुनः शुभकामनाएं, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।